नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज मैं बात शुरू करूंगा एक अध्ययन रिपोर्ट की। एक किसानों की मिट्टी को लेकर एक बहुत विस्तृत अध्ययन हुआ है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि 2016 से भारत में किसानों की मिट्टी के अध्ययन को लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम चला था, जिसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों की मिट्टी की जांच की थी। हमारे देश में करीब 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। उसमें से मात्र 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों की मिट्टी का परीक्षण हुआ है, मिट्टी की जांच हुई है। और उस मिट्टी परीक्षण में हमने 14 बातों को लेकर थोड़ा ध्यान रखा था, जिसमें मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। इस चीज को अध्ययन किया था। लेकिन इस अध्ययन विश्लेषण को लेकर दिल्ली की एक संस्थान है, दिल्ली का एक केंद्र, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSC, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसने इन अध्ययन रिपोर्टों का गहन विश्लेषण किया है और उससे जो निष्कर्ष निकले हैं वो किसानों के लिए बहुत ही चिंतादायक है। पहली चीज तो यही है कि हमारे देश में किसान निरंतर जो रासायनिक खाद है उसकी उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। उसके साइड इफेक्ट तो हो ही रहे हैं। हमारे देश में किसानों को सहजता से उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी ना तो किसानों की उपज बढ़ रही है, बल्कि किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। उससे हमारे किसान कर्जदार होते जा रहे हैं, उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने तो और उन्हें चिंता में डाल दिया है। ये रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश की करीब 58% जमीन ऐसी है, किसानों की 58% ऐसे खेत हैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ही निरंतर घट रही है। नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके बिना हमारी खेतें रत्ती भर भी ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट्रोजन जीवन का प्रमुख पोषक तत्व है। ये हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि वनस्पति के लिए। यद्यपि हमारे वातावरण में 78% से ज्यादा नाइट्रोजन है। हमारी हमारे वातावरण में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। उसी से हम रासायनिक खाद के रूप में यूरिया का उत्पादन भी करते हैं, और वही यूरिया, वही वातावरण की नाइट्रोजन कई तरह से हमारे खेतों में, हमारी फसलों में, हमारी वनस्पतियों के काम भी आती है। लेकिन इस जो नाइट्रोजन की जो दर है हमारी मिट्टी में निरंतर घटती जा रही है। बिना इसकी तो ना तो हमारी फसलों की उपज हो सकती है, ना फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सकती है। एक तरह से नाइट्रोजन का घटना जीवन के लिए ही प्राण, जो मनुष्य जो जीवनी शक्ति है पृथ्वी की, उसी पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये बहुत बुरी खबर है। यद्यपि ये खबर इसलिए और खतरनाक हो जाती है कि हम निरंतर अपनी फसलों में कई तरह के फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। यूरिया तो नाइट्रोजन का पहला अच्छा स्रोत है। इसके अलावा DAP के रूप में भी हम नाइट्रोजन ही करीब 16% के आसपास अपने खेतों में देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खेतों की नाइट्रोजन में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि वो घटता जा रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 58% तो हमारे खेतों में नाइट्रोजन का अभाव है। यदि ऑर्गेनिक कार्बन की बात की जाए तो वो भी चिंता का विषय है। हमारे खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर निरंतर घट रहा है। जो किसी समय 1.5% से ज्यादा होता था, अब वो 1% के आसपास हो गया है। और 1% वाले खेत भी अब हमारे देश में कुछ ज्यादा नहीं है। 48-50% खेतों की जमीन ऐसी है जिसमें 0.1 और 2% के आसपास नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कार्बन बची है। इसके अलावा हमारी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, पोटासियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की कमी है। यानी कि बहुत सारे जो उपयोगी पोषक तत्व हैं, इनकी भी कमी घटती जा रही है। नाइट्रोजन के बिना तो हमारे पौधों का अंकुरण ही नहीं हो सकता, क्योंकि बिना इसके ना तो पत्तियों का विकास हो पा सकता है, ना तनों का विकास हो पाता है, ना फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया हो पाएगी। पत्तों की हरियाली के लिए भी नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। पत्तियों के निर्माण के लिए नहीं, वनस्पति के विकास के लिए भी नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन के अभाव में यदि हमारी फसलों को जरा सा नाइट्रोजन घट जाए तो पीली पड़ने लग जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी फ्लावरिंग रुक जाती है, फूल समय के अनुसार ना तो बीजों में परिवर्तित हो पाते हैं, ना फलों में परिवर्तित हो पाते हैं, बीज का साइज कम हो जाता है। ऐसी तरह हम जानते हैं कि यदि हमारी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है
तो तना का विकास रुक जाता है, जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, जड़ें छोटी रह जाती हैं, जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है। तो फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन की पहले से कमी है, लेकिन अब तो एक बात देखने में आ रही है, कि हम खाद के रूप में इतना एनपीके, यूरिया, डीएपी, एमओपी का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मिट्टी में ये तत्व तेजी से घट रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, कारण उन्होंने भी कुछ बताया, लेकिन मेरा मानना है कि जब से हमने यूरिया खाद का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया, अनावश्यक रूप में प्रयोग किया, उसके कारण ही हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के, यूरिया के प्रयोग से मिट्टी कठोर होती चली गई, हार्ड बनती चली गई, इसलिए मिट्टी के अंदर पीएच का स्तर गड़बड़ाने लग गया। अकेले पीएच के स्तर गड़बड़ाने से ही मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी गतिविधि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विषाक्तता तो उन्हें खत्म करती ही करती है, लेकिन माइक्रोब्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, माइक्रोब का जो संवर्धन है, वो भी अतिरिक्त यूरिया के प्रयोग करने से घट जाता है। पहला कारण तो यही रही है कि हमने अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग किया। फिर यूरिया के प्रयोग के लिए हमने ज्यादा मात्रा में सिंचाई का प्रयोग भी किया। अब आप देखते हैं कि जितना अधिक मात्रा में हम यूरिया का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, उतनी बार ही हमें सिंचाई का उपयोग करना पड़ता है, उतनी मात्रा में अधिक हमें सिंचाई देनी पड़ती है। और जब ज्यादा मात्रा में सिंचाई देते हैं तो यूरिया की काफी मात्रा मिट्टी के नीचे चली जाती है, वो फसलों को किसी तरह के काम में नहीं आ पाती। जब बहुत सारा नाइट्रोजन जो है इवोपरेट हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है और वातावरण में चला जाता है। पहला कारण तो यही है कि हमने अधिक मात्रा में, अनावश्यक मात्रा में हमने यूरिया का प्रयोग किया। हमने मिट्टी के अंदर सूक्ष्म माइक्रोब्स जो होते थे, सूक्ष्म जीवाणु होते थे, उन्हें खत्म कर दिया। तीसरा, हमने अपनी मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक व्यर्थ पदार्थ होते हैं, फसल अवशेष होते हैं, या पशुओं के मलमूत्र हैं, उसका प्रयोग घटा दिया। उल्टा हमने अपने खेत में आग लगाना शुरू कर दिया। फसलों के अवशेष जो बचते हैं उनमें आग लगा देते हैं, उससे भी हमारी मिट्टी के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ा है। इससे धीरे धीरे हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती चली जा रही है। पहले हम सामान्य नियम था कि फसल अवशेष को भी मिट्टी में छोड़ते थे, खेतों में छोड़ देते थे, हल चला देते थे, तो महीने 2 महीने में मानसून में माइक्रोब्स की गतिविधियों से वही फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते थे और पोषकता की आपूर्ति कर देते थे। लेकिन अब तो हमने नियमित बना दिया कि अब तो मिट्टी में कुछ छोड़ना ही नहीं है, मिट्टी से सिर्फ लेना ही लेना है। मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग करना है, दवाओं का प्रयोग करना है, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग करना है, लेकिन मिट्टी को देना नहीं। अनावश्यक उस पर सिंचाई करनी है और इससे मिट्टी के ऊपर बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। इसके कारण उत्पादकता निरंतर घटती जा रही है। तो इसका समाधान ये है कि हम प्रत्येक फसल से पहले हम कोई भी फसल अपने खेतों में नहीं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो, कॉटन हो, सब्जियां हो, धान हो, कोई भी हो, उससे पहले हमें बेसल डोज होती है, उसके रूप में पर्याप्त गोबर की खाद अपने खेतों में देने की आवश्यकता है। गोबर की खाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक जो तत्व हैं हमारी मिट्टी को सहजता से मिल जाते हैं। मिट्टी की ह्यूमस में वृद्धि होती है, मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि होती है, और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म तत्व बचे हैं वो अपना समर्थन कर पाते हैं। तो या तो हम अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करें, इसके अलावा हम फसल अवशेष का भी प्रयोग करें। हम अपने खेतों में फसल अवशेष छोड़ें, हम अपने फसल काट लेते हैं तो जो हमारी जड़ें बच जाती हैं उनको डिकम्पोज होने देना, उन्हें अपघटित होने दें मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी का कुछ कार्बन पूरा हो सके। मिट्टी में हम पीएच को समान स्तर पर बनाए रखें। यदि हमारे मिट्टी का पीएच बढ़ गया है या घट गया है, एसिडिक हो गया है, घट गया है, तो उसको समान स्तर पर लेके आए। यदि मिट्टी का पीएच बढ़ गया है, क्षारीय हो गई है, तो उसको फिर सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रयास करें। इसकी प्रक्रिया है, उसको आप वहां समझ सकते हैं या मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह यदि हम अपने फसलों में अनावश्यक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, कीटनाशकों के प्रयोग से भी मिट्टी के ये पोषक तत्व प्रभावित होते हैं, उनकी स्तर है उसमें गिरावट आती है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रयोग चलता था, आपने भी यदि आप 50 साल से ऊपर के हैं तो अनुभव किया होगा, या फिर आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। एक प्रयोग चलता था और इस प्रयोग को आप भी कर सकते हो। प्रयोग ये था
कि हम जब हमारे खेत जब खाली होते थे मानसून से पहले के कुछ समय पहले, हम अपने खेतों में गड्ढा बना के या जगह-जगह गोबर का ढेर बना के छोड़ देते थे। उसके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव कर देते थे, छाछ का छिड़काव कर देते थे और साथ में थोड़ा-सा गुड़ घोर के मिट्टी पानी के अंदर उसको भी उस पे छोड़ देते थे। इसके से ये होता था कि जैसे ही मानसून की बरसात की शुरुआत होती थी या हम अपने खेतों को सिंचाई देकर तैयार करने की प्रक्रिया से गुजरते थे, तो इससे जो गोबर था, जो गौमूत्र था, जो या गुड़ था, इससे कुछ ऐसी क्रिया होती थी कि मानसून की पहली दूसरी बारिश के बाद ही हमें उसके आसपास बहुत सारे केंचुए दिखाई दे जाते थे। केंचुए का अर्थ है कि मिट्टी में अब ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवन है और वहाँ पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है, तो इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। वैसे अपने खेतों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं। गोबर भस्म संपूर्ण पे हमने प्रयोग किए हैं, आप उसका खुद परीक्षण कर सकते हैं कि गोबर भस्म संपूर्ण एक ऐसा तत्व, एक ऐसा मिश्रण है जिससे हम अपने खेतों की बहुत सारी कमी को दूर कर सकते हैं। इस गोबर भस्म संपूर्ण का 1 किलो का पैक 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। चाहे उसमें आप गेहूं करते हैं, धान करते हैं, सब्जियां करते हैं, कॉटन करते हैं, गन्ना लगाते हैं, आप किसी भी तरह की फसल लेते हैं, उसके लिए 1 किलो गोबर भस्म संपूर्ण है। इस गोबर भस्म संपूर्ण में गोबर का एक्सट्रैक्ट है, गौमूत्र का क्षार है। गौमूत्र को हमने भस्म बना के उसका भी इसमें प्रयोग किया है। इसके अलावा गोबर की जो राख होती है उसका भी मिश्रण इसमें है और साथ में जो समुद्री शैवाल होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी इसमें हमने मिक्सिंग किया हुआ है। मोरिंगा का पाउडर का एक्सट्रैक्ट भी इसमें है, कुछ जड़ी बूटियां हैं। इससे ये संपूर्ण एक ऐसा पोषक तत्व बन गया है जो मिट्टी की समस्त जरूरतों को पूरा कर देता है। इसके प्रयोग से मिट्टी का पीएच सामान्य स्तर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की वृद्धि होती चली जाती है, मिट्टी में जितने पोषक तत्व हैं सामान्य से अधिक मात्रा तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हम अपने खेतों में इस गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करते हैं तो जो भी बीज हम उसमें डालते हैं उसका जर्मिनेशन अच्छे से होता है, अच्छी मात्रा में होता है। कोई बीज बिना अंकुरित रहता नहीं और अंकुरण के बाद उनकी जड़ें हैं अधिक गहराई तक जाती हैं, उनका विकास तेजी से होता है, समय के अनुसार उन पर पत्तियां आती हैं, पत्तियों की संख्या अधिक रहती है, डालियां अच्छी निकलती हैं, शाखाएं अच्छी बनती हैं, समय के अनुसार फूल आता है। मेरा कहने का अर्थ है कि इस गोबर भस्म संपूर्ण के प्रयोग से भी हम मिट्टी की उस कमी को दूर कर सकते हैं। इस गोबर भस्म संपूर्ण के साथ में यदि आप रासायनिक खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग कर लें तो अति उत्तम है। अति उत्तम इसलिए है कि हमारे खेत के अंदर बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन बचा है। हमारे खेत के अंदर माइक्रोब्स तो है नहीं, सूक्ष्म जीवाणु तो है नहीं जो वातावरण की नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी में केंद्रित कर सके, मिट्टी के अंदर संचित कर सके। तो शुरू में आप गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप कुछ फसल चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, फसलों को सामूहिक रूप से कई तरह की फसलें ले सकते हैं। इससे ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो जाए। नाइट्रोजन के अभाव में पौधों का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियां कम संख्या में बन पाती हैं, हरियालीपन घट जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, शाखाएं कम निकलती हैं। इनसे आप अंदाज लगा सकते हो कि हमारे जो फसलें हैं कितनी मात्रा में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने लिए भोजन का संग्रह कर सकती है। ये मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जो तने हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, शाखाएं कम मात्रा में निकलती हैं। यदि मिट्टी के अंदर पोटासियम की कमी है तो फलों का, बीजों का साइज छुटा रह जाता है, उनमें चमक घट जाती है और जो हमारी जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए जिस मिट्टी के अंदर पोटासियम की कमी है उन फसलों पर बार बार कई तरह के रोगों का हमला होता रहता है, चाहे वो हमला कीटों का हो या वायरस बैक्टीरिया का हो। इसीलिए ये 3 पोषक तत्व तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर जिंक की भी जरूरत है। जिंक के बिना करीब करीब 60 ऐसी बायो रासायनिक क्रियाएं हैं जो हमारे पौधों में संपन्न नहीं हो पाती, इसलिए उनका विकास प्रभावित हो जाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो जाती है, बीजों का साइज रुक जाता है, फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, अंकुरण जो 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 पोलिनेशन की क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। बहुत सारी क्रियाएं सिर्फ एक जिंक की कमी के कारण हो जाती है।
इसी तरह बोरोन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। सल्फर की यदि मिट्टी में कमी है तो यदि हम तिलहन वाली फसल ले रहे हैं तो तिलहन में तेल की मात्रा कम हो जाती है। मेरे कहने का अर्थ है हर पोषक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और यदि मिट्टी के अंदर वो कम है या हमारी वनस्पतियां, हमारी फसलें उसको पर्याप्त मात्रा में सूख नहीं पा रही हैं, उसका दुष्प्रभाव हमें झेलना पड़ता है। और ये अध्ययन रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि हमारे खेत की मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्व तेजी से घट रहे हैं। ये पोषक तत्वों का घटना हमारे स्वास्थ्य के लिए तो खतरनाक है ही है, जो हमारी फसलों की उत्पादकता है उसमें हमें तेजी से गिरावट का परिणाम सामने आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में आज भी कृषि उत्पादकता दुनिया में सबसे कम है। मैं उदाहरण के स्वरूप कहूँ, यदि हम अपनी तुलना चाइना से करें, अपनी तुलना जापान से करें, या हम अपनी तुलना कनाडा, अमेरिका से करें, तो उनसे हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है, किसानों को कर्ज से बचाना है, किसानों की जो इकोनॉमिक हालत सही करनी है, तो मिट्टी को दुरुस्त करना, मिट्टी को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो आवश्यक कदम है समय के अनुसार उठाने आवश्यक हैं। धन्यवाद मित्रों।